पहला प्रश्न है आपके सामने क्राइसिस के बारे में, संकट के बारे में। देखिए, संकट जो होता है वह एक प्रकार का स्थिति होता है जब व्यक्ति अपने आप को जो है असहज महसूस करता है, ठीक है ना, तो वह जो है संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। संकट इसका तात्पर्य उन परिस्थिति से है। देखिए, संकट एक अवस्था होता है, ठीक है। क्राइसिस एक जो है अवस्था है, ऐसा परिस्थिति से है जिसके कारण व्यक्ति के समान कार्य बाधित होते हैं। संकट के कारण व्यक्ति को एक नॉर्मल जो उसके दैनिक कार्य होते हैं वो बाधित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में क्या होता है, तनाव आता है। मान गए एक व्यक्ति है, ऑफिस में काम कर रहा है। अब जो उसके कारण उसके पास इतना ना ज़्यादा काम का ओवरलोड हो गया कि उस ओवरलोड काम के होने के कारण व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करने लगा, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करने लगा, और उसके कारण व्यक्ति में तनाव आ गया, भय उत्पन्न होता है, उद्वेग उत्पन्न होता है, समझ गए। और ये सारा स्थिति जो है व्यक्ति को उत्पन्न होता है, तो वही संकट की स्थिति हो जाती है। यह एक प्रकार का मनोचिकित्सक का प्रकार है। अब संकट जो होता है, संकट एक प्रकार का आपका यह चिकित्सा के भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो अपने आप को असहज महसूस करने लगता है, तब जाके वह अपने आप को जो है ट्रीटमेंट के लिए उपाय ढूंढने लगता है। इसीलिए इसे मनोचिकित्सा का प्रकार भी कहा गया है, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। क्राइसिस जो है व्यक्ति को संकट की अवस्था में क्या होता है कि उस समय व्यक्ति अपना बाधित तो होता है, व्यक्ति के कार्य भी बाधित होते हैं, व्यक्ति के तनाव भी, भय भी, उद्वेग भी, ये भी आता है। बट यह एक मनोचिकित्सा का प्रकार के रूप में काम करता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थिति जो आता है, जो संकट आता है, तो वह संकट की अवस्था जो है व्यक्ति को उसको कठिन परिस्थितियों से लड़ने में मदद भी करता है, समझ गए ना। मीन्स संकट और संकट की अवस्था, समझ गए। तो संकट आता है तो वह अपने साथ क्या करता है कि वह अपने साथ जो है सारे सोल्यूशन को भी लेकर आता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जब सोच ले संकट के निवारण के बारे में, परेशानियों के बारे में, तो जो है वही देखिए, क्राइसिस एक प्रकार का स्थिति है, एक प्रकार का समय है जब व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करे, परेशान महसूस करे, उसका काम बाधित हो, जिससे व्यक्ति में तनाव आ सकता है, भय आ सकता है, उद्वेग आ सकता है, तो यही अवस्था संकट का अवस्था कहलाता है। और चूंकि संकट के अवस्था होता है, तो व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं ये काम के बोझ को जो है छोड़ दूँ अभी थोड़ा देर के लिए, तो छोड़ने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगेगा, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि छोड़ने से काम और ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो उसके लिए अगर वो व्यक्ति समाधान ढूंढेगा, तो वो संकट के समय जो उसका समाधान ढूंढता है, तो वही क्राइसिस के अंदर आता है, ठीक है ना। और यह जो है व्यक्ति को जीवन में अत्यंत कठिन समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है, इसीलिए इसे मनोचिकित्सा का एक प्रकार भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है डिफिनीशन है, देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश से डिक्शनरी के अनुसार संकट एक समय है। संकट क्या है, एक स्थिति है, एक समय है जिसमें कोई समस्या अपने चरम स्तर पर होता है, जिसमें व्यक्ति को जो समस्या होगा वह सबसे ऊंचे लेवल का होगा, एवं इस समय इसका निवारण भी आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इसे जो है मनोचिकित्सा का प्रकार भी कहा गया है, क्योंकि इस समय एक समय है संकट, और इस समय जो समस्या अपने चरम पर होता है उसका निवारण भी जो है आवश्यक यहाँ पे होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे जो है कठिन परिस्थितियों में जो है लड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। बाकी संकट के प्रकार की बात करेगा तो संकट की प्रकार में आपके सामने में है विकासात्मक संकट, डेवलपमेंट क्राइसिस। एक होता है डेवलपमेंट क्राइसिस, यह संकट जीवन की विकास अवस्थाओं में आते हैं, ठीक है। जब विकास होता है, जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यही जो है डेवलपमेंट क्राइसिस होता है। क्राइसिस का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है ना। एक होता है सिचुएशनल क्राइसिस, यह जीवन में आवश्यकताओं और नकारात्मक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उदाहरण, तलाक, नौकरी जाना, प्रियजन का निधन। कभी कभी यह जो है आपको स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकता है, जैसे किसी प्रिय का निधन हो जाना, नौकरी चला जाना, शादी के बाद तलाक हो जाना। तो ये सब जो है आपके सिचुएशनल क्राइसिस होता है, जो स्थिति के अनुसार जो है उत्पन्न होता है समस्या, ठीक है। तीसरा है आपका आकस्मिक संकट, देख लीजिए एडवेंटियस क्राइसिस। एडवेंटियस क्राइसिस का मतलब है कि इस प्रकार का संकट भाग्य या ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है, जो आकस्मिक रूप से अचानक प्रकट होगा। उदाहरण के लिए प्राकृतिक विपदाएं, अपराध, हिंसा, मृत्यु। देखिए, संकट एक प्रकार का समस्या है, ठीक है, एक प्रकार का समस्या का समय होता है संकट। अब इस समस्या के समय संकट जो होता है यह तब आएगा जब आपको लगेगा कि यह सबसे जो है स्थिति जो है भयावह है, सबसे अंतिम, अब इसका निवारण जरूरी है। तो उस संकट के समय व्यक्ति निवारण भी खोजता है, इसीलिए इसे जो है मनोचिकित्सा का प्रकार कहा गया है। क्योंकि होता तो ये समस्या है संकट, लेकिन इस समय व्यक्ति निवारण भी ढूंढने का प्रयास करने लगता है, इसीलिए इसे जो है आपको लड़ने वाला
इससे जो है आपको मनोचिकित्सक का प्रकार भी इसीलिए कहा गया, क्योंकि समस्या होता है वह अपने उच्चतम बिंदु पर होता है क्राइसिस में, और व्यक्ति इस समय अपने आप को जो है छुटकारा पाने के लिए समस्या से उपाय भी ढूंढने लगता है, ठीक है ना। तो उपाय ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा ही, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा, विकासात्मक, स्थितिजन्य और आकस्मिक 3 प्रकार के संकट, ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में जैसे आत्महत्या के विचार, व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाएगा तो आत्महत्या का विचार आ सकता है। व्यक्ति को नींद नहीं आना, आघात, शौक लगना, मन दुखी होना, क्रोध होना, थकान होना, ये सब जो है नॉर्मली होता है, समझ गए। भय उत्पन्न होना, ठीक है ना, भय उत्पन्न होना, पीठ में दर्द होना, सेक्स की इच्छा में कमी होना, असहायता महसूस करना, भावहीनता, समझ गए, सिर दर्द करना, मनोत्तेजक पदार्थ का उपयोग करना, तो ये सब एक संकट की अवस्था में व्यक्ति के अंदर आता है। जब व्यक्ति कोई ज़्यादा बहुत परेशान रहेगा तो उसको सिर में दर्द, भावहीनता, असहायता महसूस करेगा, सेक्स की इच्छा में कमी होगी, ठीक है, पीठ दर्द होगा, भय होगा, मनोत्तेजक पदार्थ का उपयोग कर सकता है व्यक्ति, दारू शराब, दुखी मन हो सकता है, क्रोध, थकान, आघात, नींद न आना, आत्महत्या का विचार भी आ सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति परेशान होता है संकट की अवस्था में, तो वो जो है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ये सब में चला जाता है, और जब इस समय चला जाता है तो आत्महत्या का विचार, सेक्स की कमी, भावहीनता, सिर दर्द, ये सब होता ही है, समझ गए ना। इसके लिए नर्सिंग प्रबंध क्या किया जाएगा, आपके सामने में है। व्यक्ति को उस घटना का वर्णन करने के लिए कहे जिसके कारण संकटावस्था पैदा हुई है। नर्सिंग प्रबंध में जो व्यक्ति को जिस कारण से संकट आया है, संकट का अवस्था, वो जो है घटना के बारे में वर्णन करने के लिए कहे। व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का निर्धारण करे। व्यक्ति किस व्यक्तिगत जो है व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या है उसका निर्धारण करे। इस बात का पता करे कि व्यक्ति को तनाव पैदा करने वाले पहले जो है सामना किया है या नहीं। पहले इस चीज़ को भी पता करे, डिटर्मिनेंट करे कि व्यक्ति पहले जो है कोई तनाव वाले चीज़ से सामना किया है या नहीं किया है। क्या अचानक से व्यक्ति के सामने ऐसा सिचुएशन आ गया है, अवस्था आ गया है जिससे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, तो वह भी एक संकट की अवस्था होता है। यदि पूर्व में अनुकूल विधियाँ अपनाई गई हो तो उसका परिणाम का पता करें। अगर व्यक्ति अपने आप को समस्या से हटाने के लिए, दूर करने के लिए कोई चीज़ का अपनाया गया है विधि का, तो उसके बारे में पता करें कि उसका क्या इफेक्ट रहा। नई अनुकूल विधियाँ अपनाने पर परिणाम जानना। अगर नई विधियाँ अपनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसके परिणाम जानें। आत्महत्या और साधनों का मूल्यांकन करें कि व्यक्ति जो है इसका प्रयास किया है तो कैसे किया है। व्यक्ति को निजता का बोधन कराएं, मतलब खुद के बारे में जो उसे अवगत करवाएं। व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों को प्रयोग को निर्धारण करना। व्यक्ति अगर नशीला पदार्थ ले रहा है तो आप उसे निर्धारण करें कि व्यक्ति जो है कब ले रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक व्यक्ति की बात सुनकर उसकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, समझ गए। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना चाहिए। 10वां है लंबी बातचीत को छोड़कर सच्ची भावनाओं को पैदा करने वाला वातावरण को प्रोत्साहित करें, समझ गए। आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार पर कड़ा प्रतिबंध लगाए एवं स्वीकार बातों से स्वीकार करें, ठीक है ना, शुरुआत करें। व्यक्ति अगर आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार बनाता है तो उसको प्रतिबंध लगाए। समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति की सहायता करें। व्यक्ति की समस्या नहीं सुलझने के कारण उसको संकट आ सकता है तो उसको जो है सुलझाने में सहायता करें। ऐसे परिवर्तन के वैकल्पिक विधियाँ खोजें जो वास्तव में संभव हो। व्यक्ति का जो समस्या जो उसके सामने बहुत ज़्यादा उलझन आ गया है उसको एक वैकल्पिक विधियाँ खोजें वास्तव में वह संभव हो, ठीक है। प्रत्येक विकल्प के परिणाम का मूल्यांकन करें कि जो भी व्यक्ति अपना रहा है उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है। व्यक्ति की वैकल्पिक अनुकूल प्रक्रिया के चुनाव में सहायता करें। व्यक्ति को क्या चुनेगा, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, वैकल्पिक ऑप्शन है, उसमें से क्या चुनेगा कि व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा तो उसको चुनने में सहायता करें। तो यही कुछ नर्स के द्वारा किया जाता है। विशेष इसमें कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है क्योंकि यह जो है संकट कोई भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। चाहे आपका कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है ना। संकट उत्पन्न होने का कोई ना कोई जरूर रीजन होगा। चाहे आपके प्रियजन में किसी का मृत्यु हो गया हो, चाहे तलाक हो गया हो, ठीक है, कुछ भी रीजन जरूर होगा आपके संकट उत्पन्न होने का। चाहे आप ऑफिस के काम के भी नीचे दले हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपका काम है और आप काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। बाकी इसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है अपना इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रकार भी दे दिए हैं, तीनों प्रकार भी बता दीजिएगा। उम्मीद है आप क्राइसिस के बारे में समझ गए होंगे। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। संकट की ऐसी अवस्था जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान समझे, वह जो है निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए और व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने परेशानी की ओर और ज़्यादा जाए, जिससे उसके अंदर तनाव आए, ठीक है, जिसका उसका जो है बिहेवियर गड़बड़ा जाए, समझ गए। और उन सब चीज़ों में व्यक्ति अगर काम को छोड़ दे करना तो उससे और समस्या आने लगे, तो ये सब रीजन जो है आपके होते हैं, ठीक है ना। अब क्राइसिस एक प्रकार का मनोचिकित्सक भी होता है क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को जैसे ही समस्या आता है, क्राइसिस संकट आता है, तो व्यक्ति जो है कुछ न कुछ जो है प्रयास करने लगता है इससे दूर जाने के लिए। तो जब व्यक्ति सोचने लगे इससे दूर जाने के लिए इस अवस्था से, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का मनोचिकित्सक के प्रकार हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्राइसिस वो चीज़ें होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध इंग्लिश में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं
कि मनोरोग नर्सिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 या 10 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या क्या प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल बताइए। ओके, चलिए प्रिंसिपल देख लीजिए कि कौन कौन से सिद्धांत होता है। अब देखिए सिद्धांत कोई भी क्षेत्र में काम करता है। सिद्धांत का मतलब होता है कि एक बेहतर तकनीक, एक बेहतर बुद्धि का प्रयोग, एक बेहतर काम काज करने का जो है तकनीक, मतलब ज्ञान होना, समझ गए ना, एक नियम के अनुसार काम करना जो सबके लिए समान मान्य हो, यही प्रिंसिपल होता है। अब जैसे यहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल समझ गए ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति मूल योग्यता, क्षमता एवं सामर्थ्य आदि गुण होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं गुणों का उपयोग करके व्यक्ति जो है अपने सिद्धांत का क्या करता है, लागू करता है। जैसे किसी में जैसा योग्यता होगा, उसके जैसा योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार, अपने एबिलिटी क्षमता के अनुसार और अपने कैपेबिलिटी मतलब सामर्थ्य के अनुसार जो है व्यक्ति अपने प्रिंसिपल सब पर लागू होता है। ठीक है ना, उसके अंदर जैसा योग्यता, जैसा क्षमता और जैसा सामर्थ्य होगा, वह अपने गुणों का इस्तेमाल, इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके वह जो है उस सिद्धांत को लागू करता है और प्रभावित करता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, अतः यह सिद्धांत रोगी की सुरक्षा, सुविधा व विकास के लिए भावनात्मक वातावरण तैयार करने में सहायता करते हैं। वह इसके साथ ही इन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नर्स ऊर्जा व समय की बचत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी सिद्धांत क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि काम को आसानी से किया जाए, काम को जो है अच्छे से किया जाए और अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसको जो है बढ़िया से किया जाए। तो इसी प्रकार से नर्स भी अपने सिद्धांत का उपयोग करके, जो साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब मेंटल हेल्थ में जो नर्स काम करती है, तो कुछ सिद्धांतों का जो है उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है। वो इसलिए ताकि जो रोगी है, मेंटल रोगी, उसको जो है सुरक्षा, सुविधा और विकास दिया जाए, उसके भावनात्मक ऐसा इमोशनली इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिसमें वो व्यक्ति को जो है तमाम तरीके के सुरक्षा, सुविधा और विकास किया जाए, जिससे जो होगा उस समय का भी बचत होगा। थ्योरी इसीलिए नहीं लगाते हैं कि समय और ऊर्जा का जो है बचत हो, आसानी से काम हो जाए। तो यही जो है सिद्धांत होता है, बेसिक चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो मनोरोग नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग के कौन कौन प्रिंसिपल है, चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला कि रोगी को उसकी वास्तविकता स्थिति में स्वीकार करना। अब मानसिक रोगी जो होता है वह हिंसक, खतरनाक होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होता है, वो नहीं बोलेगा, 10 बार बोलने पर एक बार हूँ हाँ करेगा। तो इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। तो आपको उससे इरिटेट नहीं होना है, एज ए नर्स उसके साथ जो है कॉर्पोरेट करना है, या उसके जो भी वास्तविक स्थिति है, चाहे वो हिंसक हो चाहे वो मंद हो, दोनों स्थिति में जो है आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी उसके वास्तविक स्थिति में स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चिकित्सीय उपकरण के रूप में स्वयं की समझ को काम में लाना। अब जितने भी चिकित्सीय उपकरण है जिसके द्वारा पेशेंट को जो है इस्तेमाल लाया जाएगा, उससे पेशेंट को इलाज करने में चिकित्सीय, समझ गए ना। तो जैसे ईसीटी वगैरह क्या है, एक उपकरण ही है, और सारे उपकरण होते हैं जिसके द्वारा डायग्नोसिस से लेकर हर एक चीज़ में उपयोग लाते हैं उपकरण को। ठीक है ना, तो इससे उपकरण को समझ होना चाहिए जिससे इससे उपयोग में लाया जाए, काम में। ठीक है ना, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करना। ठीक है ना, अब रोगी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि रोगी को लगे कि हाँ हमें सुरक्षा मिल रहा है, उसमें ऐसा जो है सुरक्षा का भावना जो है तैयार करना, ऐसा बनाना जिससे जो है उससे व्यवहार जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो। तो वही है तीसरा पॉइंट कि रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करना। ठीक है ना, मतलब एक जो है अच्छा सा व्यवहार, समझ गए ना, एक समान व्यवहार जो है बनाए रखना ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ जो है हमें सुरक्षा मिल रहा है, ऐसा भावना उसमें रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, देखिएगा कि रोगी को स्वीकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान करना। रोगी को जो है विश्वासी बनाना, उससे जो है स्वीकार कर सके चीज़ों को, वैसा विश्वास जो है प्रदान करना। ठीक है ना, तो रोगी को स्वीकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान कर, मतलब ऐसा विश्वास प्रदान करे, उसको ऐसा विश्वास दिलाए कि वो जो रोगी है वो उससे स्वीकार कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि रोगी में व्यवहार में बदलाव भावनात्मक अनुभवों के आधार पर लाना। ठीक है ना, रोगी के बिहेवियर, चूँकि यह मेंटली साइकेट्री के क्षेत्र है, तो यहाँ पर उसके व्यवहार को चेंज किया जाता है। व्यवहार को चेंज जो है उसको इमोशनली एक्सपीरियंस के आधार पर उसे व्यवहार में जो है बदलाव लाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये पांचवा चीज़ हो गया। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, देखिएगा कि रोगी में अनावश्यक चिंता की वृद्धि को रोकना। अब रोगी में घबराहट हो, कुछ ऐसा चीज़ों को जो है क्या हो, उसमें रोगी में जो है रोगी की अगर ज़्यादा चिंता सताए तो ऐसे जो है अनावश्यक फालतू के चिंतों को, वृद्धि को रोकना नर्स का ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उपचारात्मक एवं यथार्थवादी नर्स रोगी संबंध को बनाए रखना। अब आप लोग TNPR भी आज आप लोग देखेंगे, TNPR नीचे जो है हम डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है ना, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो जो उपचारात्मक और यथार्थवादी जो नर्स रोगी के संबंध होता है उसको जो है बनाए रखना। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आठवां पॉइंट है कि रोगी के व्यवहार को समझने हेतु वस्तुनिष्ठ व और निर्णायक दृष्टिकोण रखना। ठीक है ना, पॉइंट कहता है कि रोगी के व्यवहार को समझने हेतु ऑब्जेक्टिव व और निर्णायक दृष्टिकोण रखना, मतलब आसान चीज़ें रखना ताकि जो है रोगी के व्यवहारों को आसानी से समझ सके, और उस पर जो है उद्देश्यपूर्ण और अनिर्णायक दृष्टिकोण रखना, मतलब उस पर जो है नज़र रखना ताकि आप उसके व्यवहार को समझ सके, रोगी को, समझ गए।
नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा, शारीरिक और मौखिक दबाव से यथासंभव बचे। अब पेशेंट को जो है आपको फिजिकली या जो है शारीरिक दबाव या मौखिक दबाव, उर्ली दबाव जो है देने से बचे, मतलब उस पर प्रेशर ना डाले, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनोरोग विज्ञान नर्सिंग में रोगी के व्यवहार व उसके कार्यों को समझने का प्रयत्न करे, ठीक है ना। अब मनोरोग नर्सिंग विज्ञान में रोगी का जो भी बिहेवियर, जो भी कार्य होगा उसको जो है समझने का प्रयास करे, प्रयत्न करे कि रोगी जो है कैसा काम, कैसा बिहेव कर रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी को ज्ञान स्तर के अनुसार उसकी देखभाल में काम आने वाली विधियों उससे समझाई जानी चाहिए। अब जो ऐसे रोगी है जो मेंटली रूप से थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको जो है रोगी के जितना भी ज्ञान है उसके ज्ञान के अनुसार जो है उसको में काम आने वाले उन सभी विधियों को उसे समझाना चाहिए, जिससे उसको काम आए और वो ज्ञान, और वो अपने ज्ञान के इस्तेमाल करके अपने मेंटली प्रॉब्लम को दूर कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है देखिएगा, यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट है कि नर्स द्वारा रोगी की देखभाल के समय नर्सिंग के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। अब नर्स द्वारा रोगी को जब देखभाल दिया जा रहा हो तो उस समय नर्स को जो है नर्सिंग के जो फंडामेंटल थ्योरी है, राइट्स है, उसको जो है पालन करना चाहिए। तो ये कुल 12 पॉइंटें हैं जो कि नर्स जो है साइकेट्रिक नर्सिंग यानी मनोरोग नर्सिंग का सिद्धांत है, ठीक है। अगर जिनको भी लगता हो कि अभी हम एक बार में नहीं समझे हैं तो वो बैक चल जाए और फिर से एक बार शुरू से उसको देख ले, एक बार रिपीट करके, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और है, देख लीजिए अन्य सिद्धांत में क्या क्या हो सकता है। तो नर्स को अच्छे श्रोता मतलब सुनने वाला बनना चाहिए, जो कि मरीज की बातों को सुन सके। नर्स द्वारा रोगी को वार्तालाप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब जो नर्स और रोगी के बीच में जो बातें होगी, एक्टिविटी होगी, उसका एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। नर्स को रोगी में हमेशा व्यावसायिक रुचि होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत, ठीक है ना। नर्स को रोगी में हमेशा जो है व्यावसायिक रुचि होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कार्य है, इसे जो है हमें निभाना है, ना कि व्यक्तिगत देख के कि हाँ ये पेशेंट है तो हमको इसको सही से करना है, बाकी और कोई पेशेंट आएगा तो उसको ऐसे वैसे करके भेज देना। देखिएगा, उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध क्या है, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, इसको आप लोग VVI कर लीजिए, ठीक है। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध क्या है, इसका विशेषता लाभ लिखे। एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि इसके जो है कंपोनेंट, इसके घटक लिखे, यानी चरण को लिखे। चरण 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 चरण होता है। TNPR का 4 चरण में संपन्न होता है, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन इसी में और लंगड़ी लगा हुआ रहेगा कि इसके बाधाओं को लिखे या इसे कैसे प्रभावी बनाया जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं सब एक एक करके। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि इसको समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नर्स मरीज संबंध नर्स एवं रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि TNPR जो होता है नर्स और मरीज के बीच के संबंध को दर्शाता है, और ये जो संबंध होता है यह जो है योजनाबद्ध प्लानिंग होता है कि कैसे जो है किस लिए काम करना है, ठीक है ना। तो यह प्लानिंग होता है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव उद्देश्यपूर्ण होता है, इसके अंदर के कामों को यह एक अंतिम श्रृंखला का परिणाम होता है। मतलब यह नर्स रोगी के बीच एक योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम होता है, समझ गए। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। यह जो TNPR होता है ना, तो यह पेशेंट और नर्स के बीच जो है एक जो रिलेशन बनता है, यह एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, जिसमें योजना, उद्देश्य और अंतरक्रिया शामिल होता है, ठीक है। इसमें अंतरक्रिया की एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होती है। अब ये जो सारा चीज़ें होता है ना, तो अंतरक्रिया ये जो है सारा के सारा एक निश्चित निर्धारित किया जाता है स्थान, जगह, वहाँ पे सब होता है TNPR, समझ गए। इससे मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। TNPR इसलिए स्थापित किया जाता है कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है TNPR होता है, चीज़ों को समझ गए। चलिए अब देख लीजिए TNPR का क्या लाभ होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि TNPR का लाभ लिखे। चलिए देख लीजिए क्या क्या लाभ होता है, एडवांटेज देख लीजिए। यह मरीज की बीमारी की जांच करने में मदद करता है। नर्स पेशेंट के बीच जब संबंध बनता है तो नर्स क्या करती है कि उसे मरीज के बीमारियों को जांचने में मदद करती है। तो यही है कि यह बीमारी को जांचने में मदद करता है, ओके। यह मरीज में संप्रेषण में सहायता करता है, मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करने में मरीज को सहायता करता है इसके द्वारा, ठीक है ना, TNPR के द्वारा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि यह मरीज की विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। यह मरीज के सामाजिकरण में मददगार है। यह मरीज की समस्या को हल करने में भी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि यह मरीज को नए प्रकार के व्यवहार एवं प्रतिमान को अपनाने में भी सहायता प्रदान करती है। यह मरीज को उसकी समस्याओं के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने में मदद करता है। मतलब समझिए, अगर कोई एक मेंटली प्रॉब्लम है तो उसको नर्स जो है क्या क्या जो है सहायता कर सकती है। तो वही जो है TNPR में जो संबंध होगा वह नर्स ही मरीज को सहायता करेगा, चूँकि यह स्थापित ही इसलिए किया जाता है, मरीजों के लिए किया जाता है। तो मरीज को नर्स क्या क्या करेगी, चूँकि यह मेंटल का है, मेंटली इल पेशेंट का बात हो रहा है, यहाँ पे मानसिक रोगियों का बात होगा, तो मानसिक रोगियों के बीच में क्या क्या जो है नर्स करेगी उसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ, जिस भी जगह पर आपको जो है कन्फ्यूजन हो, एक बार बैक में जाए और उसको जो है रिपीट कर ले, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो तो हो गया लाभ कि क्या क्या लाभ मिलेगा टीएनपीआर से। अब यहाँ पे टीएनपीआर का विशेषता देखिए कि क्या क्या विशेषता होगा, ठीक है, देख लीजिए। इन संबंधों की स्थापना रोगी की प्रभावी देखभाल हेतु की जाती है। इसका विशेषता यह है कि टीएनपीआर इसीलिए किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव केयर जो है प्रदान किया जा सके, ठीक है ना, प्रभावशील। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह प्रक्रिया योजनाबद्ध व उद्देश्यपूर्ण होता है, जो कि ऊपर भी देखें, ये इसका विशेषता है। इन संबंधों की स्थापना केवल चिकित्सीय काल के लिए होता है। इसका जो स्थापना होता है ना, यह केवल और केवल डॉक्टरेट मतलब क्लिनिकल फीचर जो होता है चिकित्सीय काल के लिए होता है, जब देख रेख चलता है उसी समय के लिए, समझ गए। तो ये इसका विशेषता हो गया, विशेषता में कुछ ज़्यादा नहीं है, समझ गए। चलिए अब आपसे इसका क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फेज या स्टेप बताइए, चरण बताइए किसका, या अवस्था बताइए थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टीएनपीआर का। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन जो है। देखिए तो कुल हम आपको पहले ही बता दिए कि यह कुल जो है निम्नलिखित जो है 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला जो है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में क्या होता है, देख लीजिए, यह अवस्था नर्स और रोगी के मध्य वास्तविक संपर्क से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें नर्स स्वयं को रोगी के देखभाल, अपने भय को कम करने व अपनी कमियों को दूर करने में काम लेती है। इसमें नर्स निम्न कार्य करती है। देखिए प्री इंटरेक्शन फेज का मतलब होता है पूर्व अंतःक्रिया चरण। मतलब चूँकि ये सारा जो खेला है टीएनपीआर का, यह इसके अंदर जो है अंतःक्रिया जो होता है उसी का एक खेला है, समझ गए ना। अब इसमें जो है अंतःक्रिया के अंतर्गत 4 चरण होता है। प्री इंटरेक्शन होता है, समझ गए। प्री इंटरेक्शन में नर्स जो है खुद को तैयार करती है कि कैसे हम पेशेंट के साथ जो है बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, कैसे पेशेंट का सामना करेंगे, उसको जो है कैसे देखभाल करेंगे, और खुद को आत्मविश्वासी और खुद को पर्सनालिटी डेवलप करती है, आत्मविश्वास जगाती है ताकि पेशेंट से सामना कर सके। और ये जो सारा चीज़ें होता है यह पेशेंट के संपर्क से, पेशेंट के मिलने से जो है क्या होता है, पहले ही होता है, शुरू हो जाता है। नर्स अपने आप को तैयार करती है। तो ये पूर्व अंतःक्रिया चरण होता है, ठीक है, जिसमें देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है नर्स के द्वारा। नर्स जो है स्वयं का परीक्षण करती है, वह मूल्यांकन करती है कि हाँ हम पेशेंट के लिए तैयारी है, या पेशेंट को कैसे निरीक्षण करेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। स्वयं के बारे में समझना, नर्स जो है खुद को समझती है कि हम क्या है नहीं है, स्वयं को भय भगाती है, अंधविश्वास और दुर्भावनाओं को हटाती है। नर्स यहाँ पे जो है पेशेंट से मिलने से पहले खुद को भय से मुक्त, अंधविश्वास से दूर और दुर्घटनाओं को हटाती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये सब प्री इंटरेक्शन फेज में जहाँ पे नर्स खुद को तैयार करती है, स्वयं में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, पूर्वाग्रह को छोड़ना प्रीजुडिस रिमूव मतलब अनुमान पूर्वानुमान को हटाती है, मरीजों से संबंधित जानकारी एकत्रित करती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि कैसा मरीज है नहीं है, समझ गए। अपने स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों की सलाह लेना, अब उसके आसपास जो भी स्वास्थ्य दल है उससे सलाह लेती है। अंतःक्रिया चरण के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है। अंतःक्रिया चरण में जो जो चरण है जो आप देखेंगे, आप देख रहे हैं, इसमें लक्ष्य को निर्धारित करती है नर्स कि हमको क्या करना है। अपनी संप्रेषण कलाओं में सुधार करती है। नर्स जो है तैयारी करने के लिए अपने कम्युनिकेशन को भी सुधार लाती है। अगर उसको कठोर वाणी है और बहुत ज़्यादा बोलती है तो उस पर जो है सुधार लाती है, ठीक है। स्वयं को मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु तैयार करना, ठीक है ना। नर्स जो है क्या करती है, स्वयं को मरीज को हैंडल करने के लिए, देखभाल करने के लिए स्वयं को तैयार करती है, ठीक है। ये आपका हो गया प्री इंटरेक्शन फेज, पूर्व अंतः चरण क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे है ओरिएंटेशन फेज। और अब क्या होता है, अब खुद को नर्स अपने आप को तैयारी, आत्मविश्वासी, मरीज को देखने लायक, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब बना चुकी है, अपने अंदर आत्ममूल्यांकन कर चुकी है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें प्री इंटरेक्शन फेज में हो चुका है। तो अब आता है ओरिएंटेशन फेज, परिचय चरण, ठीक है, देख लीजिए। इस चरण में नर्स और रोगी के मध्य परिचय करवाया जाता है तथा नर्स रोगी से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है, ठीक है ना। देखिए इस चरण में नर्स जो होती है रोगी के मध्य परिचय करवाया जाता है, ठीक है, तथा नर्स रोगी से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है। नर्स को शुरुआती अवस्था में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए जब ओरिएंटेशन फेज दूसरा स्टेप है तो यहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच परिचय ओरिएंटेट कराया जाता है, ताकि इसमें जो है नर्स और रोगी के बीच में जो है संबंध स्थापित करने का मंच तैयार करती है नर्स, समझ गए। और नर्स जो है शुरुआती अवस्थाओं में इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखती है, ठीक है ना। देखिए प्री इंटरेक्शन में खुद को इम्प्रूव, खुद को तैयार करने के लिए जो है काम की। अब दूसरा स्टेप होता है, इसमें परिचय होता है, जहाँ पे पेशेंट और नर्स मिलती है और नर्स जो है पेशेंट का परिचय करती है, ठीक है। देख लीजिए कुछ पॉइंटें हैं। नर्स रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, नर्स रोगी के जो है मध्य विश्वासपूर्ण स्थापना स्थापित करने के लिए काम करती है। रोगी के प्रति आदर व देखभाल का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना, कि जो रोगी है उसको रिस्पेक्ट देना, उससे जो है मानना, ऐसे जो है दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। रोगी पर शुरुआती में विशेष शीर्षक वार्तालाप हेतु दबाव नहीं डालना चाहिए। अब नर्स को चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जो है वह पेशेंट पर दबाव न डाले किसी भी बात को लेकर, ठीक है। चलिए नहीं देखिएगा, नर्स द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि रोगी की सहायता की आवश्यकता क्यों हुई। रोगी की जानकारी द्वारा समस्याओं का पता लगाकर उससे अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और दूसरा भी फेज में कि नर्स को जो है ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ गया है कि वो ऐसे इस हॉस्पिटल में आया है, ठीक है ना, इसका पता लगाना और उसकी समस्याओं को पता लगाकर उसको जो है लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है देखिएगा यहाँ पे इस चरण में अभिप्रेरण, संप्रेषण व विश्वास का वातावरण तैयार करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मोटिवेशन का, कम्युनिकेशन का और विश्वास का वातावरण तैयार करना, ताकि नर्स और पेशेंट के बीच इन सारे चीज़ें को बना रहे, ठीक है ना।
तो ये हो गया ओरिएंटेशन फेज, जो कि नर्स और पेशेंट के बीच होगा और नर्स क्या क्या करेगी पेशेंट के लिए, ठीक है, शुरुआती अवस्था में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है कार्य अथवा चिकित्सीय चरण। देख लीजिए चिकित्सीय चरण, अब यहाँ पे जो है नर्स अब अपना कार्य स्टार्ट करेगी और चिकित्सीय चरण भी है, यहाँ पे उससे जो है पेशेंट को चिकित्सा भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस चरण में चिकित्सीय संबंधी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इस चरण में उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करते हैं। इस चरण में निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, तो तीसरा चरण में ये होता है कि जो भी थेरेपेटिक, जो भी थेरेपी देना हो, चिकित्सीय सेवा प्रदान करना हो, वो पेशेंट का यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस चरण में जो है सक्रियता से जो है इस पर काम किया जाता है, ताकि जो उद्देश्य बनाए हैं, जो लक्ष्य रखे हैं, उस पर काम किया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि TNPR एक निर्देश उद्देश्यपूर्ण होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या काम में आता है इसमें। समस्याओं को हल करना, अब चूंकि यह मेंटली प्रॉब्लम है, समझ गए, मानसिक रूप से व्यक्त है, तो उसको कोई ना कोई समस्या होगा, तो समस्याओं को हल करना, विश्वास और संपर्क को कायम रखना, ठीक है ना। रोगी की अंतर्दृष्टि मतलब खुद में देखने और वास्तविकता के ज्ञान को प्रोत्साहन करना, ठीक है, ताकि वह खुद को समझ पाए और वास्तविक चिन्ह को जान पाए, समझ गए। ये सब थेरेपेटी के अंतर्गत होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए काम का निरंतर मूल्यांकन करना। अब जो हम काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर मूल्यांकन करते रहना। रोगी को निर्भरता तथा निर्णय करने की योग्यता के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब रोगी को जो है सेल्फ डिपेंडेंट और निर्णय लेने का योग्यता जो है उससे बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, टर्मिनेशन फेज है चौथा जो है। अब तीसरा में चूंकि जो पेशेंट के लिए थेरेपेटिक दिया जाएगा, थेरेपेटिक क्या क्या चीज़ के नर्स के द्वारा किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को लिख देंगे जो कि ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूज लगे, ना याद हो, बैक कीजिए और एक बार दो बार देखिए ताकि समझ में आए। समापन चरण है, टर्मिनेशन फेज है, और किसी भी चीज़ का समापन भी होता है, ठीक है ना। तो यह अंतःक्रिया का जो है समापन पीरियड है। तो देख लीजिए यह TNPR का अंतिम चरण है, इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। देख लीजिए यह अंतिम चरण में क्या क्या बातें शामिल है, ठीक है। देख लीजिए संबंधों के समाप्त होने के विषय में भावनाएं जानना, ठीक है ना। अब संबंध जो है समाप्त हो रहा है, तो इसके जो है जो रोगी होगा उसके भावनाएं, उसके इमोशंस को जानना, ठीक है ना। समय समाप्त होने वक्त रोगी को व नर्स के दोनों के बीच परस्पर बातचीत के दौरान हुए अनुभवों को बांटना। अब पेशेंट आपकी बातों को, नर्स है आपकी बातों को समझा है, जाना है, तो आप उसके एक्सपीरियंस को जाने कि वह कैसा फील कर रहा है, क्या क्या चीज़ें को जाना है, क्या क्या बदलाव आया, ठीक है। लक्ष्यों के प्राप्ति के विकास का मूल्यांकन करना, ठीक है ना। अब लक्ष्य के जो हमें प्राप्ति करना था, चूंकि यह समापन पीरियड है, तो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य जो है हुआ है या उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जो है मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन फेज है। ये देखिएगा कि रोगी की भावी योजनाएं, अनुकूल नीति और जीवन शैली के विषय में जांच करना, ठीक है। समापन में चरण में ये जानना चाहिए कि भावी समय में रोगी का क्या योजना है, उसका क्या नीति है और उसका जीवन शैली कैसा होने वाला है, ठीक है। तो इसको जांच करना। निकट भविष्य में थेरेपी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना। अब आगे अगर उसे और कोई थेरेपेटिक जो है जरूरी है, थेरेपी जरूरी है, तो उसके लिए जो है उसे निर्धारित करना, समझ गए। तो ये जो है सारा चीज़ें समापन प्रक्रिया में होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब TNPR का स्टेप भी समझ गए, लाभ हानि सब समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनिकेशन, या आपसे पूछेगा कि TNPR का कौन कौन से बाधाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पूछे या बैरियर ऑफ TNPR पूछे, ठीक है। दोनों में वो सेम चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए पहला जो बाधा उत्पन्न होता है वह भाषा संबंधी, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच बाधा जो उत्पन्न हो सकता है वह पहला बाधा भाषा से संबंधित हो सकता है। इसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग या त्रुटिपूर्ण भाषा के प्रयोग से समस्या हो सकती है तथा गलत अनुवाद करने पर भी समस्या हो सकती है। देखिए भाषा का संबंधी बाधाएं, अब चाहे नर्स और पेशेंट के बीच की बातें हो, और चूँकि जो बातें होगा वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। अब इस कम्युनिकेशन में भाषा संबंधी अगर त्रुटियाँ होगा या सही भाषा का चयन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो क्या होगा कि पेशेंट आपकी बात को समझ नहीं पाएगा या आप उसके बात को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा। तो भाषा संबंधी बाधाएं आता है TNPR में या कम्युनिकेशन में, समझ गए। कम्युनिकेशन का बाधा पूछेगा फिर भी, और TNPR का बाधा पूछेगा फिर भी, दोनों में ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, भावनात्मक या मानसिक बाधा है। दूसरा आता है मेंटल या इमोशनली बाधा। ये समस्या निम्न होती है, ठीक है। बाधा के मतलब क्या होता है, समस्या, लापरवाही, इमोशनली, भय या उद्वेग, डर, अपरिपक्वता, प्रीमेच्योरिटी, कमजोर, चिंता या ईर्ष्या या क्रोध, विपरीत विचारधारा, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच विपरीत विचारधारा से जो है क्या होगा कि उससे जो है मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली या जो है इमोशनली भावनात्मक हो सका है। तो लापरवाही, भय, अपरिपक्वता, कमजोर, ईर्ष्या, क्रोध, विपरीत विचारधारा, ये सब जो है बाधा उत्पन्न करता है TNPR में, समझ गए, जो कि भावनात्मक और मानसिक होता है। तीसरा यहाँ पे देखिएगा अदर बाधाएं क्या क्या होता है। अदर बाधाएं में संप्रेषण में या TNPR में, तो TNPR का मतलब समझ रहे हैं ना, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध, समझ गए ना।
तो देखिए संप्रेषण कम्युनिकेशन या टीएनपीआर में अन्य बाधा क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। पहला बाधा है ज्ञान इंद्रियों का विकार, समझ गए ना। संचार माध्यमों की कमी, मतलब कम्युनिकेशन का जो है कमी, समझ गए। टीएनपीआर में विश्वास का कमी, अगर टीएनपीआर में विश्वास का कमी होगा तो अन्य बाधा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। वातावरण का प्रभाव, किस वातावरण में आप हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। समय का अभाव, अगर समय का कम देंगे टीएनपीआर में या कम्युनिकेशन में तो उतना ही जो है यह क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा। ओके। आलोचना का भय, पेशेंट का आप आलोचना करेंगे या आपका आलोचना पेशेंट करे तो इसका जो है भय हो सकता है टीएनपीआर में या कम्युनिकेशन में। तो ज्ञान इंद्रियों में विकार, संचार माध्यमों की कमी, टीएनपीआर की कमी, वातावरण का प्रभाव, समय का अभाव, आलोचना का भय, ये सब जो है अन्य बाधा उत्पन्न करता है टीएनपीआर में या कम्युनिकेशन में, समझ गए। चलिए ये तो हो गया बाधा। अब आपसे पूछेगा कि उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध के कैसे प्रभावी बनाया जाए या कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी बनाया जाता है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को संप्रेषण या उसी को टीएनपीआर कहिए, कम्युनिकेशन अलग है लेकिन टीएनपीआर अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड है, ठीक है ना। संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को मरीज के सामने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। वह आसान भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। नर्स को संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न लैडर पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए संप्रेषण हो या टीएनपीआर हो, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को जो है मरीज के सामने अपने विचार को क्लियर, आसान से और स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, ताकि जो आपके विचार है, आपके भाषा है, उसको जो है मरीज अच्छे से और प्रभावी रूप से समझ सके। तो इसके लिए लैडर पद्धति का उपयोग किया जाता है। टीएनपीआर या कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए लैडर पद्धति का उपयोग करते हैं। देख लीजिए लैडर पद्धति क्या होता है। लैडर कहा जाए तो L4 होता है। लैडर मतलब L4 लुक एट द आई, मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट। देखिए लुक एट द आई मतलब आंखों पर देखे पेशेंट को समझ गए, और आंखों से आंखों का जो संपर्क है उसको मेंटेन रखें, समझ गए। तो ये पहला हो गया। ए है लैडर का बाद ए है। ए फॉर आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो नर्स जो है क्या करेगी, उसको समस्या को समाधान करने वाली क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। मन के कोई भी क्वेश्चन हो पूछने के लिए कहे। उसके बाद है डी फॉर डू नॉट इंटरप्रेट। डू नॉट इंटरप्रेट का मतलब है कि खंडित ना करे, बीच में जो चीज़ों को तोड़े नहीं, समझ गए, काटे नहीं बात को, जिससे टीएनपीआर या जो है कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। इफेक्टिव करना है तो लुक एट द आई एंड मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब क्या चीज़ कि आँख से आँखों का जो है प्रभावी बनाए और आँखों में देखे, समझ गए, क्वेश्चन पूछने का मौका दे, ठीक है ना, खंडित ना करे, डू नॉट इंटरप्रेट, ठीक है। उसके बाद डबल डी है तो डी फॉर होता है डू नॉट चेंज सब्जेक्ट, विषय का बदलाव ना करें बीच में, ठीक है। बदलने से क्या होगा, फिर से नया सब्जेक्ट आएगा और फिर से समझने में दिक्कत होगा। ई फॉर एक्सप्रेस इमोशन विथ कंट्रोल, अब जो भावनात्मक जो एक्सप्रेस है, जो व्यक्त हो रहा है, उस पर नियंत्रण करे, मतलब भावनाओं में बहे नहीं, समझ गए। चलिए, और आर फॉर होता है रिस्पॉन्सिबली लिसन, मतलब जो है ध्यानपूर्वक सुने, समझ गए, चाहे आप सुने उसके बात को या जो है वो आपके बात, मतलब नर्स पेशेंट का बात सुने या पेशेंट नर्स का, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबली होता है यहाँ पे नर्स की पेशेंट के बात को अच्छे से सुने, समझ गए। या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या टीएनपीआर को इफेक्टिव बनाने के लिए सुनना भी जरूरी है, अगर किसी के बात को नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं लैडर पद्धति का उपयोग जो है आपका किया जाता है टीएनपीआर या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, शेयर लाइक जरूर करें और जहाँ भी कन्फर्म नहीं लगे वहाँ पे एक दो बार देखने का प्रयास करें, बैक कर। सिजोफ्रेनिया के प्रकार और सिजोफ्रेनिया के नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे उसका नर्सिंग प्रबंध पूछे या प्रकार पूछे, ये दो में से एक आपके आएंगे ही आएंगे सिजोफ्रेनिया के क्वेश्चन में, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी टाइप के, लेकिन एक क्वेश्चन या तो नर्सिंग प्रबंध या तो उसका प्रकार, यहाँ से एक रहेगा ही रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बातें समझ लीजिए। जैसे होता है ना, ए में दे दिया सिजोफ्रेनिया क्या है, बी में दे दिया सिजोफ्रेनिया के प्रकार बताए, सी में दे दिया सिजोफ्रेनिया के जो है नर्सिंग प्रबंध बताए, ऐसे पूछेगा ना। या हो सकता है यहाँ पे लक्षण, कारण लक्षण पूछ दे और यहाँ पे प्रकार पूछ दे, तो प्रकार आ गया। अगर प्रकार हटा के कारण लक्षण और नर्सिंग प्रबंध पूछ दे तो आपको नर्सिंग प्रबंध आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एगो आपको रहेगा ही रहेगा लॉन्ग में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सिजोफ्रेनिया के बहुत अलग अलग प्रकार लोग होते हैं। सिजोफ्रेनिया मीन्स इसको स्किजोफ्रेनिया कहते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, याद रखिएगा, पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया। इस प्रकार के स्किजोफ्रेनिया में मरीज के मन में अर्थहीन व तर्कहीन धारणाएं घर कर जाती हैं, मतलब बैठ जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है देख लीजिए, उसके परिजनों उसके शत्रु बन गए हैं, वह उसे भांति से प्रताड़ित करते हैं, पैरानोइड डेलूजन। मतलब इस प्रकार में जिसको अगर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो जाता है ना, तो चूँकि सिजोफ्रेनिया तो एक
बिहेवियर चेंज हो ही जाता है व्यक्ति का, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से स्किज़ोफ्रेनिया के जो पैरानॉइड प्रकार है, इसमें व्यक्ति का जो है क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्ति के मन में अर्थहीन व तर्कहीन धारणा जो है बैठ जाती है, घर बना लेती है, ठीक है। जैसे कि जो मरीज रहेगा उसको लगेगा कि उसका परिवार ही, उसका घर ही उसका शत्रु है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है उसे लगेगा क्या चीज़ कि हमें जो है घर वाले हमारा शत्रु है, ठीक है। उसके बाद रोगी को अत्यधिक बेचैनी होती है, जिसको पैरानॉइड होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी होता है, ओके। उसके बाद है डेलूजन के कारण, मतलब भ्रम के कारण वह हमेशा व्याकुल व असहज रहता है। अन्य लक्षण में क्रोध हो सकता है, दुश्चिंता और अकेला रहना। तो जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो उसके मन में अर्थहीन और तर्कहीन, मतलब ऐसा विचार उत्पन्न होता है या ऐसा कोई चीज़ें उत्पन्न होता है ना जिसका कोई मतलब होता है ना किसी का अर्थ होता है। मतलब उस व्यक्ति में लगेगा कि हमारा परिवार ही जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है, हमारे दोस्त ही हमारा शत्रु है, ऐसे उसको मन में बिहेव तर्कहीन और अर्थहीन उठता है, ठीक है। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है और उसके में डेलूजन होने के कारण, मतलब भ्रम होने के कारण बहुत ज़्यादा वह व्याकुल और असहज रहता है। जैसे क्रोध, चिंता, अकेला रहना, ये सब जो है पैरानॉइड में पाया जाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए दूसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैटाटोनी सिजोफ्रेनिया जो होता है या कैटाटोनिक जो अवस्था होता है, उस अवस्था में व्यक्ति एक ही अवस्था में लंबे समय तक बना रहता है, तो कैटाटोनिक होता है। तो देख लीजिए, यह सिजोफ्रेनिया का एक एक्यूट प्रकार है। एक्यूट मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, जो अचानक प्रकट होता है और यह कम समय तक रहता है। इसमें रोगी जड़ अवस्था व उत्तेजित अवस्था का अनुभव करता है। जड़ अवस्था का मतलब क्या कि शुरुआती अवस्था में जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से जो है जब तक इसके अंदर यह स्किजोफ्रेनिया रहेगा वह उसी अवस्था में हमेशा अपने आप को जो है अनुभव करेगा और एक्साइटेड जो है कंडीशन में भी रहेगा। तो कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया होता है यह अचानक से उत्पन्न होने वाला होता है और व्यक्ति में जो है उसे इमोबिलिटी मतलब जड़ अवस्था को जो है क्या करता है और उत्तेजित अवस्था को अनुभव करता है इसमें व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब इसके जड़ अवस्था के क्या लक्षण होते हैं माय डियर। तो जड़ अवस्था में व्यक्ति जब होगा तो पूर्ण उदासीन होगा, गतिहीन होगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसके भाव कुछ नहीं होंगे, इमोशन ख़त्म हो जाएंगे, हाथ पैरों में सूजन हो सकते हैं, बेड पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण वह बिस्तरी घाव हो सकता है, एक ही पोजीशन में रहना। तो ये सब जड़ अवस्था है और अपने कष्टों से बेपरवाह, मतलब उसको क्या कष्ट हो रहा है इसके बारे में उसे खुद के बारे में भी पता नहीं रहेगा। तो जड़ अवस्था का मतलब होता है कि सबसे मूल अवस्था, ठीक है। तो उसमें व्यक्ति उदासीन रहता है पूर्णतः, उसके शरीर का भाव खत्म हो जाता है, इमोशन गतिहीन हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट लेस हो जाता है, हाथ पैर में सूजन और बेड पर वह पड़े पड़े रहेगा एक ही स्थिति में, तो बेड सोर होगा, एक ही पोजीशन में रहता है और अपने कष्टों से बेपरवाह रहता है। तो यह जड़ अवस्था है, क्योंकि हम ऊपर देखे हैं कि कैटाटोनिक में व्यक्ति जो है जड़ अवस्था और उत्तेजित अवस्था को अनुभव करता है, ठीक है। तो ये तो जड़ अवस्था हो गया। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, देखिए उत्तेजित जब कोई व्यक्ति पागल रहता है और वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित अगर हो जाता है तो देखते होइएगा उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा हिंसक होता है, मारपीट, गाली गलौज, हल्ला करने लगता है, उग्र हो जाता है, वह व्यक्ति उग्र संवेग वाला हो जाता है, उसके भावनाओं पर जो है इमोशन पर नियंत्रण खो देता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाएगा या बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है दुख में डाल देगा, तो उसके भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, ठीक है, उग्र हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा और यह जो है उत्तेजित अवस्था के लक्षण होते हैं। तो कैटाटोनी में दो देखे हैं हम लोग, ठीक है, जड़ अवस्था और उत्तेजित अवस्था, दोनों में याद रखिएगा। नाम से ही है उत्तेजित, मतलब व्यक्ति उत्तेजित रहेगा, ठीक है। अब उत्तेजित वह हिंसक करने के लिए, हिंसा करने के लिए या फिर वह अपने आप को जो है अपने आप को भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, ठीक है, उग्र हो जाएगा, तो यह सब उत्तेजित ही होता है। जबकि जड़ में व्यक्ति शांत होगा, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा उदासी वाला होगा, ठीक है। अन्य लक्षण में क्या होगा, अन्य लक्षण में ये हो सकता है कि व्यक्ति इकोलेलिया हो सकता है, मतलब व्यक्ति दूसरे को बातें को जो है अनुकरण करके दोहराएगा दूसरे के शब्दों को, ठीक है। और इकोपेरेक्सिया मतलब दूसरे के कार्यों को देखकर उसी प्रकार से करना, यह भी लक्षण जो है व्यक्ति में कैटाटोनिया में आ जाता है जब कैटाटोनिया प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं। तो ये तो हो गया आपका तीनों जड़ लक्षण, हिंसक लक्षण और अन्य लक्षण, तीनों तरीके से मैं बता दिया।
अब माय डियर यहाँ पे तीसरा जो टाइप्स है वह है हेबेफ्रेनिक एस्किजोफ्रेनिया। नाम देख लीजिएगा, हेबेफ्रेनिक एस्किजोफ्रेनिया। मैंने पहला क्या पढ़ाया? पहला मैंने आपको पढ़ाया, याद रखिएगा। अगर टाइप्स नहीं याद होगा तो समझिए टाइप्स बहुत बार पूछता है, और नॉर्मली आपको कोई भी पूछ लेगा मेडिकल सेक्टर में भी कि आप मेंटल हेल्थ पढ़े हैं तो बताइए एस्किजोफ्रेनिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है। तो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज एस्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं। यह एक जटिल व क्रॉनिक प्रकार का सब टाइप्स के लक्षण है। इससे लक्षण निम्न है मेरे डियर। डिसएस्किजोफ्रेनिया भी इसे कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज। अब डिसऑर्गेनाइज के मतलब होता है कि बेतुका, बेफालतू का, ठीक है ना। अब इस प्रकार के जब किसी को एस्किजोफ्रेनिया होता है तो उसमें जटिल कॉम्प्लिकेशन होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है, यानी यह क्रोनिक प्रकार का होता है। जबकि कैटाटोनिक एक्यूट प्रकार के था, अचानक अटैक करेगा और कुछ दिनों से कुछ समय तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एस्किजोफ्रेनिया है हेबेफ्रेनिक, यह क्रॉनिक और जटिल होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। इसे डिसऑर्गेनाइज एस्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को जो है किसी को डिसऑर्गेनाइज अगर हेबेफ्रेनिक होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले वो अनर्गल बातें बोलेगा। डिसऑर्गेनाइज स्पीच मतलब गलत सलत बातें बोलेगा, अनर्गल बातें जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, उसका बच्चों के समान व्यवहार हो जाएगा, ठीक है ना। व्यवहार बहुत ज़्यादा जो है उसका गलत हो जाएगा, ओके। ब्लंट एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशन रिस्पॉन्स, मतलब उसका जो इमोशन होगा वह जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए जो है सुविधाजनक नहीं होगा, उसका इमोशन ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण उसका बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा जो है उत्पात मचाने वाला, ठीक है ना। अपनी देखभाल न करना। अब जिसको हेबेफ्रेनिक होता है वो अपने आप को भी देखभाल नहीं कर पाता है, उसका बच्चे के समान व्यवहार हो जाता है, अनर्गल बातें बोलेगा, ठीक है, और उसका इमोशन भी जो है अपने आप के इमोशनल पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो यह हेबेफ्रेनिक हो गया। हेबेफ्रेनिक को हम लोग डिसऑर्गेनाइज भी कहते हैं, ठीक है, और यह क्रॉनिक और जटिल होता है, ओके, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चौथा है अनडिफिनेट। देखिए अब मैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है। मेरे डियर कोई भारी नहीं है। 5 मैं आपको मेन जो है उसको अच्छे से बता दूंगा। 2-3 ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। सिंपल एस्किजोफ्रेनिया, कॉम्प्लेक्स एस्किजोफ्रेनिया, उसके बाद चाइल्डहुड एस्किजोफ्रेनिया। तो ये सब याद रखिएगा। तो चाइल्डहुड होगा तो उसको बच्चे में अटैक करने वाला एस्किजोफ्रेनिया होगा। बातें को समझिए। अगर नहीं याद रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा, मैं सीधा कर रहा हूँ। और जो लोग वीडियो को आते हैं स्किप करके चले जाते हैं तो उनको तो सर के ऊपर से ही बाउंस करके चला जाएगा। हकीकत बात हम देख रहे हैं। इतना हम वीडियो 30 मिनट 20 मिनट के बनाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, एकदम लगे कि हाँ लाइव चल रहा है क्लास। इस तरीक़ा से एक ही चीज़ को 4-4 बार बताते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक बार बताता और ये सोच के बताता कि ये तो वीडियो है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पीछे स्किप करके, पीछे बैक करके फिर से समझेगा, देखेगा। तो अगर इस हिसाब से सोच के समझाते तो वीडियो भी छोटा होता और एक से ज़्यादा बार हम उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते। तो हम इतना रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि आपको लाइव के अनुसार, आपको ऑफलाइन की तरह एकदम क्लास लगे, आप समझ सके, ठीक है, रिटर्न ना जाना पड़े, बैक ना होना पड़े समझने के लिए। इसलिए मैं 2-3 बार बताता हूँ, ठीक है, चीज़ों को। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत कम ही देखते हैं, आप समझिए कि मैं ये अगर 30 मिनट का वीडियो 25 मिनट का बनाता हूँ, ठीक है, तो समझिए कि लोग 3 से लेकर 4 मिनट के बीच ही जो है देखते हैं। अब बताइए कहाँ 25 से 30 मिनट और कहाँ 3 से 4 मिनट, समझ रहे हैं ना। यानी मानिए 5% जो स्टूडेंट होंगे वही वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देख रहे होंगे, उन्हीं के कारण 3 से 4 मिनट एवरेज व्यूज का ड्यूरेशन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यू भर भर के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा देख रहे हैं। और जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो कहेंगे कि सर मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है, सर मेरा हम क्या करें, बहुत दिक्कत है, हमको कराइए नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो माय डियर ऐसे कुछ नहीं होता है। आप जो साल भर पढ़ने वाला चीज़ है उसको आप 1 महीना में तो पढ़ नहीं सकते हैं। 10th 12th तो है नहीं कि हाँ आप रगड़ दीजिएगा, किसी से चोरी मार के लिख दीजिएगा। बहुत दिक्कत होने वाला है, भविष्य में भी दिक्कत होगा। नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया में एक लक्षण बताइए, इनमें से कौन एक लक्षण है हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया का, कंपटीशन में मुँह बा दीजिएगा। तो वो सारे चीज़ हैं।
बाकी समझाने से कुछ नहीं होता है, मैं बहुत समझा चुका हूँ। देखने वाला वही है जो देखते हैं 5% ही, बाकी के आते हैं जाते हैं। ठीक है, चलिए जो पढ़ने वाले हैं पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। चौथा नंबर का है अनडिफरेंटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एस्किजोफ्रेनिया। अब इसमें होता यह है कि यदि व्यक्ति उपरोक्त में किन्हीं दो या अधिक प्रकार के एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे अब होता यह है, मैं बता देता हूँ। अनडिफरेंशिएट एस्किजोफ्रेनिया का मतलब है कि ऊपर जो हम लोग 3 देखे हैं ना, कैटाटोनिक हो, हेबेफ्रेनिक हो, ठीक है, तो ये जो हम लोग ऊपर में 3 देखे हैं, इस तीनों में से अगर कोई 2 का भी या इससे अधिक भी जो है एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण एक साथ दिखाई देता है तो वह अनडिफरेंशिएट एस्किजोफ्रेनिया हो जाता है। ठीक है, मानिए हम अभी क्या पढ़े हैं, हम अभी पढ़े हैं आपके, देख लीजिए यहाँ पे कैटाटोनिक, और कैटाटोनिक से पहले पैरानोइड, कैटाटोनिक और उसके बाद हेबेफ्रेनिक, 3 पढ़े हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड जो एस्किजोफ्रेनिया होता है, ऊपर के जो 3 देखे हैं, अगर उसमें से 2 भी या 2 से अधिक भी लक्षण अगर दिख जाएगा, चूँकि सब में लक्षण बताए हैं, तो अगर 2 या 2 से अधिक लक्षण अगर दिख रहा है कोई 2 एस्किजोफ्रेनिया का या 2 से अधिक एस्किजोफ्रेनिया का लक्षण एक साथ दिख रहे हैं तो वह हो जाता है अनडिफरेंशिएटेड एस्किजोफ्रेनिया। ओके, यही कहता है यदि व्यक्ति उपरोक्त में से मतलब ऊपर में से किन्हीं 2 या अधिक प्रकार के एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो उनको जो है ये होते हैं। जैसे डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, मतलब अभी देखें हेबेफ्रेनिक को डिसऑर्गेनाइज कहते हैं ना। हेलुसिनेशन मतलब विभ्रम होना, पैरानोइड में विभ्रम होता है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच मतलब व्यक्ति का बेतुका अनर्गल बातें। कैटाटोनिक कैटाटोनिक वाला है। डेलूजन एंड हेलुसिनेशन यह पैरानोइड वाला है। तो देख सकते हैं ना कि इसमें तीनों तरीका के लक्षण हो गए। तो यह जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के एस्किजोफ्रेनिया के अगर लक्षण एक साथ हो तो उसे अनडिफरेंशिएटेड एस्किजोफ्रेनिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंड 5वां है माय डियर रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया। रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया का मतलब होता है यदि मरीज में वर्तमान में एस्किजोफ्रेनिया के कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, जैसे डेलूजन, हेलुसिनेशन इत्यादि, लेकिन पहले वह इन लक्षणों का अनुभव कर चुका है, प्रीवियस एपिसोड के कारण इन लक्षणों के रेसिड्यूअल सिम्टम्स बने रहते हैं, साथ ही मरीज में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया। अब होता है कि जैसे मान गए कि वर्तमान में किसी व्यक्ति में कोई एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण नहीं है, पॉजिटिव लक्षण नहीं है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? मौजूद होना। निगेटिव मतलब मौजूद नहीं होना। तो मतलब अगर वर्तमान में किसी व्यक्ति में एस्किजोफ्रेनिया के कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, जैसे क्या होता है, डेलूजन होना, हेलुसिनेशन होना, ठीक है, इकोलेलिया, पैरेक्सिया, ये सब जो है इसके लक्षण हो सकते हैं, इसके अंदर पाया जाता है एस्किजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति में। अगर मान गए इनमें से कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है वर्तमान में, लेकिन पहले वह इन लक्षणों का अनुभव कर चुका है, अभी नहीं है ये लक्षण, लेकिन पहले वो कभी जो है इन लक्षणों का अनुभव कर चुके हैं, तो इससे होता यह है कि जो पहले एपिसोड के कारण इन लक्षणों के रेसिड्यूअल सिम्टम्स बने रहते हैं, लेकिन जो पहले सिम्टम्स हुआ है वह जो है पहले के कारण इनमें व्यक्ति में जब रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया होगा तो उसमें रेसिड्यूअल सिम्टम्स बना रहता है, साथ ही मरीज में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो है रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया होता है। इसका मतलब हुआ कि मान गए कोई व्यक्ति में पहले कुछ समय पहले जो है एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण जैसे डेलूजन, हेलुसिनेशन ये सब मौजूद रहा, लेकिन वर्तमान में अभी व्यक्ति में ये सब जो है पॉजिटिव लक्षण नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके लक्षणों का अनुभव पहले वो कर चुका है, अभी नहीं है। तो पहले जो कर चुका है उस कारण से व्यक्ति के अंदर रेसिड्यूअल सिम्टम्स अभी भी बने रहता है, भले उनके अंदर पॉजिटिव लक्षण नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब एस्किजोफ्रेनिया के जो लक्षण दिखे व्यक्ति में, तो मान गए अभी पॉजिटिव लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति के अंदर जो है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एस्किजोफ्रेनिया के लक्षण पहले था, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, लेकिन इन लक्षणों को पहले वह अनुभव कर चुका है, तो पहले यानी पहले प्रीवियस एपिसोड के कारण अभी भी उसमें रेसिड्यूअल सिम्टम्स होगा ही होगा, और इसीलिए जो है व्यक्ति में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, और यही कारण है कि रेसिड्यूअल एस्किजोफ्रेनिया कहते हैं।
मतलब होता है कि अभी कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, लेकिन पहले कभी भी लक्षण पाया गया था, जैसे डेलूजन और हेलुसिनेशन। अब पहले जो पाया गया था तो ऐसा नहीं है कि अब जो है पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन निगेटिव लक्षण तो जो है होगा ही होगा। तो यही कहता है कि पहले जो पाया गया था वह पहले के कारण ही जो है अभी भी व्यक्ति में रेसिड्यूअल सिम्टम्स होंगे ही, और यही सिम्टम्स जो है व्यक्ति में जो है निगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन व्यक्ति के अंदर वैसा रहता है। समझ गए? तो यही जो है हमारा रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। चीज़ों को समझ रहे हैं बातें को? चलिए, अब माय डियर अन्य प्रकार स्किज़ोफ्रेनिया का और है, जैसे सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया या साधारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है जो जटिल प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। और एक है चिल्ड्हुड स्किज़ोफ्रेनिया जो व्यक्ति को बच्चे में ज़्यादा प्रभावित करता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो यह 3 अन्य प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं ऊपर में आप लोग को क्या क्या पढ़ाया, पैरानोइड, कैटाटोनिक, हेबेफ्रेनिक, ठीक है, रेसिड्यूअल और अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। और अन्य प्रकार में सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, कॉम्प्लेक्स स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया। जिसको सिंपल होगा उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के साधारण सिंपल लक्षण पाए जाएंगे, जो नॉर्मली डेलूजन, हेलुसिनेशन, चेंज, बिहेवियर चेंजेज ये सब होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जिसको होगा उसको में जो है कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अवस्था वाला जो है उसमें सिम्टम्स पाया जाएगा, और यह जो है घातक प्रकार का होता है, ठीक है। चाइल्डहुड जो होगा वह बच्चे में जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे बच्चे में जो है व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। बात बात पर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है बच्चे के अंदर। तो किशोरावस्था या चाइल्डहुड में होने वाले स्किज़ोफ्रेनिया को चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तीनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसके इंग्लिश को पीडीएफ से, जो इंग्लिश वाले हैं मेहनत कीजिए। देखिए मैं दे रहा हूँ इतना आसान से पीडीएफ, समझिए यही बहुत है। अगर आप हिंदी नहीं देख रहे हैं, उम्मीद करता है कि आप नहीं ही देख रहे होंगे, चूँकि आपको तो देखने के बात ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि हम चीज़ों को समझें, आप चाहते हैं कि हम रटें। तो रटने के लिए पीडीएफ देते हैं, रटते रहिए। अगर समझना चाहते हैं तो किसी भी बात को इंग्लिश में लिखिए, लेकिन उससे पहले समझिए हिंदी में ही। जब हिंदी में समझेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इंग्लिश में तो आप रटते हैं, ये चीज़ को हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, अगर जो चीज़ समझ आते हैं उसको इंग्लिश में लिखना आसान होता है। बाकी पीडीएफ में हम देते ही हैं, जहाँ पर आप जाके अगर कोई वर्ड मीनिंग वगैरह अगर नहीं आए तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को आज क्या दूसरा प्रश्न देखना है। यहाँ पे ये सब हो गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ देगा कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीजों का नर्सिंग प्रबंध बताएं, या इसी को हम लोग नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध में आपको 2 चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। एक साइड लिखना पड़ेगा नर्सिंग रोग का निदान, मतलब यहाँ पे रोग लिखेंगे कि इसमें व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होंगे, इस साइड ये लिखेंगे। और नर्सिंग हस्तक्षेप में नर्स द्वारा किए गए इस लक्षण में नर्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें सहायता किया जाएगा मरीज को, तो इस नर्सिंग हस्तक्षेप में इधर लिखेंगे। तो हमारे इधर तो उतना लाइनिंग नहीं है, इसलिए मैं नीचे ऊपर लिख दिया हूँ। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर यह पहला पॉइंट बदले हुए विचार हुआ। तो बदले हुए विचार का मतलब क्या होता है कि भ्रांतियाँ, हेलुसिनेशन, ठीक है। अब बदले हुए विचार होगा तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार के लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो यह जो है रोग हो गया, लक्षण हो गया इस स्किज़ोफ्रेनिया का, तो यह लक्षण हो गया। अब इसके लिए नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या होगा इसके नीचे हम लिखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे देना है, उसके बाद आपको 1 में इसे, 2 में ऐसे, 3 में ऐसे करके लिखते जाना है इसके अंदर। समझ गए चीज़ों को? यानी ABCD ऐसे करके इधर लिखते जाना है। फिर एक इसमें लिख लेंगे तो फिर 2 देंगे, फिर 2 में इसी प्रकार से ABC करके लिखते जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा नर्सिंग रोग का निदान, मतलब नर्स रोग का निदान क्या होगा। पहला है बदले हुए विचार, यानी इसी को हेलुसिनेशन, भ्रांतियाँ कहते हैं। अब इसमें हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या होगा देख लीजिए। रोगी के साथ जब भी रोगी के अंदर बदले हुए विचार आए यानी भ्रांतियाँ आए, तो रोगी के साथ आपको सकारात्मक संबंध बनाने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव। एकाग्रता सुरक्षित होने तक रोगी के साथ रहे। जब तक रोगी का कंसंट्रेशन जो है नहीं सुरक्षित होता है तब तक व्यक्ति के साथ रहे। रोगी को भ्रांतियों को सुनकर उसके व्यवहारों के साथ इसका संबंध स्थापित करें। अब चूंकि यहाँ पे बदले हुए विचार हैं, भ्रांतियाँ हैं, तो व्यक्ति में भ्रांतियाँ किस प्रकार का है और उसका व्यवहार किस प्रकार के है, इन दोनों को संबंधों का पता करना चाहिए एज ए नर्स, ठीक है।
रोगी द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों का उपेक्षा करें। उपेक्षा और अपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है कि उसे निगलेक्ट करें, ठीक है, नज़रअंदाज करें। तो रोगी हो सकता है भ्रांतियाँ में अपना जो भ्रामक विचार है उसको वह क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है, तो आपको उसको उपेक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जाँच पड़ताल न करें। अब जो भ्रांति होता है थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम से, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा सोच लेने से भी मन में नॉर्मल व्यक्ति को भी भ्रम आ जाता है, भ्रांतियाँ आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके भ्रांतियों के शुरुआती अवस्था में जांच पड़ताल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोगी को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें, ऐसा पर्यावरण इन्वायरमेंट दे जहां से पेशेंट जो है ज़्यादा भ्रम में ना जाए। तो बदले हुए विचार यानी भ्रांतियां के लिए आप क्या क्या करेंगे, रोगी के साथ पॉजिटिव संबंध बनाएं, एकाग्रता सुरक्षित होने तक साथ रहे, भ्रांतियों को सुनकर उसके व्यवहारों के संबंध के पता करें, रोगी द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों को उपेक्षा करें, प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जाँच पड़ताल न करें और रोगी को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें। मतलब यहाँ पे भ्रांतियाँ से संबंधित चीज़ों को हम प्रबंध करेंगे। तो यही हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। तो नर्स का काम ही होता है कि किसी भी चीज़ में प्रबंध करना, मरीजों को सहायता करना। अब दूसरा हमारा निदान लक्षण है वो है परिवर्तित अवबोधन, मतलब भ्रम। भ्रांतियाँ हेलुसिनेशन होता है और ये जो भ्रम है यह होता है एलूजन। माय डियर, एलूजन भ्रम होता है। भ्रम में व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को गलत बोध करता है, ठीक है। तो यही है परिवर्तित अवबोधन। अवबोधन का मतलब होता है कि व्यक्ति का बोध करने का क्षमता परिवर्तित हो जाता है, वह किसी भी चीज़ को जो है काल्पनिक रूप से बोध कर पाएगा, गलत चीज़ों को भी सही मानेगा, ठीक है ना, किसी विषय वस्तु को गलत पहचान करेगा, उसके अंदर भ्रम सा आ जाएगा। भ्रम में होता ही है कि गलत चीज़ों को बोध करना, गलत पहचान करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रबंध करेंगे, रोगी के साथ ये सब लक्षण पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, इसीलिए सबका प्रबंध जरूरी है, ठीक है ना। रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखें। जैसे आप दूसरे प्रॉब्लम में देखते हैं मेडिकल सर्जिकल में कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके जितने भी लक्षण हैं सब लक्षण को प्रबंध करते हैं ना, तो उसी प्रकार से एज ए नर्स हम इन सभी चीज़ों का भी जो स्किज़ोफ्रेनिया में जो लक्षण हो सकते हैं वो सब का जो है हमें नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरा है परिवर्तित अवबोधन, भ्रम। भ्रम में रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखें। रोगी के साथ हमेशा आपको संबंध बनाना ही पड़ेगा, सब में ये लिखना है, ठीक है। रोगी द्वारा भ्रमों के अनुभव को ध्यानपूर्वक नोट करें। अब रोगी किस चीज़ के प्रति भ्रम जो है ज़्यादा है उसका जो है ध्यानपूर्वक जो है नोट करेंगे, ओके। रोगी को उपेक्षा न करें, कभी भी रोगी को उपेक्षा न करें, मतलब उसे दरकिनार न करें। आवाज़ों के बारे में छानबीन करें। अगर व्यक्ति को कोई आवाज़ या कुछ ऐसे सुनाई दे रहा हो जो रियलिटी नहीं है लेकिन व्यक्ति को रियलिटी लग रहा है, तो उससे छानबीन करना चाहिए कि क्या ये आवाज़ उसी चीज़ का है जो व्यक्ति अपने अंदर महसूस कर रहा है, तो इसको छानबीन करेंगे। रोगी को बात करने और सक्रिय श्रोता बनने का जो है प्रयत्न करवाएंगे। अब रोगी को क्या करेंगे, बात ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, बातें को पहचानवाएंगे और सक्रिय श्रोता बनने का जो है भी मदद करेंगे। तो एज ए भ्रम को दूर करने के लिए एज ए नर्स आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लिखे गए हैं, आपको इसको देखना है, ओके। तीसरा है अंतः प्रेरक व्यवहार। अब व्यक्ति के अंदर का जो व्यवहार है जो प्रेरित करने वाला हो, वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख मायूसी हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में। उसके अंदर का जो प्रेरक है वह क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। तो किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए तैयार रहे। व्यक्ति के अंदर का जो व्यवहार है वह व्यवहार चेंज हो जाता है, चूँकि हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो ये सब लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो लक्षण के आधार पर ही हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो अंतः प्रेरक व्यवहार, अब व्यक्ति का व्यवहार उसके अंदर का कैसा है इस आधार पर हम प्रबंध करेंगे। तो किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप एज ए नर्स अगर पेशेंट के पास हैं तो अगर व्यक्ति का व्यवहार हिंसक होता है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। रोगी को अधिक निकट ना जाए। अब जिसका अगर व्यवहार परिवर्तन वाला हो, जिसमें व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो, तो रोगी के अधिक निकट नज़दीक आप नहीं जाइए, ठीक है, चूँकि आप पर भी हमला कर सकता है। रोगी के तनाव को घटाने के लिए उसका ध्यान किसी दूसरी ओर ले जाए। अब जब व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन आ जाता है, नॉर्मल से अलग हो जाता है, तो देखते होइएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव आ जाता है और उसी तनाव के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है चिंता में आ जाता है, उग्र हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और इसीलिए हम उसका ध्यान को कहीं दूसरे ओर ले जाएंगे ताकि उसका ध्यान जो है भटके।
रोगी के व्यवहार की सीमाएं निश्चित करें। अब रोगी अपना व्यवहार जो है कितना सीमा तक सही रख सकता है उसको निश्चित कर दे। अगर उस सीमा के बाद व्यक्ति अगर व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र कर रहा है तो समझेंगे कि इसका व्यवहार जो है गड़बड़ा चुका है। ठीक है। रोगी को सुरक्षित पर्यावरण दे। रोगी को एक ऐसा पर्यावरण दे जहाँ पे रोगी जो है अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपने आप को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करे जब उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। तो चूँकि एक व्यक्ति जो पागलपन व्यक्ति है उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण होगा तो वह व्यक्ति दूसरे को या खुद को भी नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है। तो जैसा देखें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल से बदल चुका है, उसका व्यवहार चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा बात बात पर उग्र हो जाता हो, क्रोधित हो जाता हो, ख़तरनाक हो जाता हो, तो उस वैसे व्यक्ति के सामने आप ऐसे बात करेंगे, एकदम सकारात्मक पॉजिटिव बातें करेंगे, ज़्यादा उसके साथ उग्र बातें नहीं करेंगे। व्यक्ति के जो है वैसे व्यक्ति को निकट में भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उसके व्यवहार को निश्चित कर देना चाहिए, उसके लिए सुरक्षित वातावरण देंगे। उसके सामने से जो भी अगर हथियार वगैरह या कुछ ऐसे सामान रखा हो जो खुद को या किसी को उससे वो जो है चोट पहुंचा सकता है तो ऐसे सामानों को दूर कर दे उससे। तो ये सब जो है व्यक्ति को, और हमेशा वैसे व्यक्तियों के लिए हिंसक व्यवहार के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कब व्यक्ति जो है हिंसक हो जाए। ठीक है ना। चौथा है उपचारात्मक आदेशों को न मानना। अब जो पेशेंट होता है माय डियर, वह जो उपचारात्मक जो थेरेपेटिक आदेश होता है उसको भी मानने से इनकार कर देता है। देखते होइएगा कि जब किसी का माइंड चेंज हो जाता है, जब व्यक्ति का प्रॉब्लम आ जाता है बिहेवियर, तो व्यक्ति जो है अपना इलाज करवाने से भी जो है कतराता है, डरता है, हॉस्पिटल जाने से भी डरता है। ठीक है ना। इस तरीक़ा के उसके अंदर भावना आने लगता है। वह जो हॉस्पिटल में जाएगा तो भागेगा, हॉस्पिटल से दौड़ेगा या बहुत ज़्यादा उग्र करने लगेगा ताकि लोग हमें छोड़कर चला जाए, इस टाइप से। तो उपचारात्मक आदेश का वह नहीं मानता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोगी को निर्देशों के अनुसार दवाएं दें। अब वह हो सकता है व्यक्ति अगर उपचारात्मक आदेश को नहीं मानता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रोगी को सही समय पर दवाइयां देंगे। ठीक है। 5 अधिकारों का ध्यान रखें, मतलब जो 5 सही नियम है, रूल से दवाई देने का, उसका ध्यान रखेंगे। दवाइयों के प्रभाव और दुष्प्रभावों का आपको देखना पड़ेगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका। दवाई के बाद आए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें कि दवाई देने के बाद व्यक्ति में क्या परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, समूह थेरेपी, सामाजिक थेरेपी, बिहेवियर मेडिफिकेशन थेरेपी का नियोजन करके इन्हें लागू करना चाहिए। अब पेशेंट के अंदर जो है आप उसके देख लीजिए, यहाँ पे आप चाहें तो उसके उपचार का जो है, उपचार में क्या क्या जो है मदद आप कर सकते हैं। तो व्यक्ति को साइकोथेरेपी मिलेगा, ठीक है, समूह थेरेपी मिलेगा, व्यक्तिगत थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है इस सभी थेरेपी को उस पर लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया, वह उपचार का नहीं मानेगा तब आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है। एंड 5वां पॉइंट है भोजन करने से इनकार करना। अब पेशेंट हो सकता है, ऐसे पेशेंट जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया वाला, वह भोजन करने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है। भोजन भी छोड़ देता है। ठीक है। तो देख लीजिए, रोगी को भोजन ट्रॉली के पास लाकर दें। अब वह भोजन से इनकार कर रहा है, फिर भी आपको जो है उसको भोजन देना है, भोजन के लिए प्रेरित करना है, ट्रॉली के पास जो है ला कर देना चाहिए। रोगी की पसंद के अनुसार भोजन दें, समय पौष्टिक का ध्यान रखें। अब हो सकता है मान गए पेशेंट जो है नॉर्मल भोजन लेने से जो है मना करे तो उसके अनुसार और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि यदि भोजन रोगी के घर से आया हो तो पहले उसके परिजनों को चखने के लिए कहे, निश्चित करें कि रोगी ने पर्याप्त भोजन कर लिया हो। मेरे डियर, अगर रोगी के लिए अस्पताल में उसके घर से खाना लाया है तो हो सकता है अगर मान गए वह अपने उस मरीज से बहुत ज़्यादा जो है अगर विचलित हो गया हो, परेशान हो गया हो, तो हो सकता है मान गए घर से खाना लाएगा, गड़बड़ बना के लाएगा, उसमें कुछ मिलाकर और दे देगा ताकि उसका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल में ही उसका जो है काम तमाम हो जाए। ऐसे सोच के भोजन वो बना के ला सकता है। तो सबसे पहले भोजन जो है उसके मरीज के परिजनों को चखने के लिए कहे, अगर वह घर से ला रहा है तो। ठीक है। उसके बाद आपको यह निश्चित करना चाहिए कि मरीज़ जो है पर्याप्त भोजन कर लिया हो। ठीक है। और रोगी के समय समय पर भार का रिकॉर्ड करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट होता है वह भोजन से आपको इनकार करने लगता है, खुद से वह भोजन जो है लेने नहीं लेगा, तो आपको उसको भोजन के लिए जो है सारा चीज़ें करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो आप देखते होइएगा पागल व्यक्ति 4 दिन तक नहीं खाता है और एक ही दिन खाएगा तो पूरा कस के खाएगा। तो ऐसे होता है ना, उसको कोई अपने आप को ठीक नहीं रहता है कि क्या खाता है, क्या पहनता है, फटा चीज़ा देखते होइएगा
देखिएगा फटा चीता कहीं से कोई दे दिया कुछ तो उसका यूज करने लगता है, ठीक है। कभी कभी जो है कोई कोई देखते होइएगा कि देखिए ये जो पागल जो माइंड सेट होता है ना, अलग अलग होता है। देखते होइएगा कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो काफ़ी मेंटेन रखता है, लेकिन उसका विचार जो है परिवर्तन हो गया रहेगा, उसका बात बोलेगा एकदम इंग्लिश में ही कड़क कर बात करेगा। तो सब एक अलग अलग कैटेगरी का है। स्किज़ोफ्रेनिया में नॉर्मल व्यक्ति को भ्रम होता है, भ्रांति होता है, ठीक है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगता है, ठीक है, दूसरे पर शक करता है, अपने आप को जो है कोई देखभाल करने से मतलब नहीं रखता है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया मानसिक रोग के सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके भोजन करने से इनकार करने का नर्सिंग हस्तक्षेप। तो इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पे हिंदी है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको नर्सिंग हस्तक्षेप पूछेगा ही पूछेगा या प्रकार पूछेगा ही पूछेगा, दोनों में से कोई। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे भोजन से इनकार करेगा तो आपको हस्तक्षेप करना है, उपचारात्मक आदेशों को न मानेगा तो आपको हस्तक्षेप करना है, अंतः प्रेरक व्यवहार कैसा है उसमें आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, रोगी के अंदर भ्रम यानी उसके परिवर्तित अवबोधन का हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ओके, और उसके बदले हुए विचार यानी भ्रांतियाँ में आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया इस नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। जो जो सीरियल में 1, 2 से 5 तक लिखा था ना सीरियल वाला, वह सब के सब नर्सिंग रोग में निदान था, नर्सिंग डायग्नोसिस था। और इधर जो है मतलब लक्षण में जो है लक्षण था एक प्रकार से कहिए तो, और इधर नर्स के द्वारा किए गए काम यानी हस्तक्षेप था, जो सभी में 2, 4, 5 पॉइंटें देख सकते हैं यहाँ पे, यह नर्सिंग हस्तक्षेप है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से किसी भी मानसिक रोग का हस्तक्षेप पूछेगा तो अगर आप उसके लक्षण को जानते हैं, उस मानसिक रोग के लक्षण को जानते हैं, तो आराम से जो है आप नर्सिंग हस्तक्षेप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये पॉइंट बता दिया तो आप इस पॉइंट को ही हस्तक्षेप कीजिएगा। ये 5 पॉइंट के अलावा भी जो लक्षण इसमें और सारे आप जो पढ़े हैं थ्योरी बेस पर, उस थ्योरी बेस पर आपको लगता है कि न इसमें और ये सब लक्षण होंगे, तो उस लक्षण का भी आप नर्सिंग हस्तक्षेप इसमें लिखिएगा तो सही रहेगा। बाकी 5 पॉइंट यह काफ़ी है नर्सिंग हस्तक्षेप के लिए। जो मेन था वो दे दिया गया है, जैसे भ्रांतियाँ होना, भ्रम होना, अंतः प्रेरक व्यवहार में परिवर्तन होना, भोजन से इनकार करना, उपचारात्मक आदेशों को न मानना। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको जो है मन है कि नहीं हम और ज़्यादा लिखें इसमें, तो और ज़्यादा जो लक्षण दूसरा सब होगा उसको लिखिएगा और उसका हस्तक्षेप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।